एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। माय नेम इज सिमरन सहगल। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। बच्चों, हम डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर हम काफी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। हम एक बार कंटेंट्स देख लेते हैं, कंटेंट्स डिस्कस करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम कितने टॉपिक्स कर चुके हैं और कितने हमारे रिमेनिंग है इस चैप्टर के अंदर। हम बेसिकली स्टार्टिंग में हमने डेवलपमेंट का मीनिंग पढ़ा, जिसमें हमने डिफरेंट पीपल के डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, मतलब डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल्स होते हैं, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट का मीनिंग हम किसी एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले सकते, क्योंकि हर पर्सन के गोल्स अलग है, हर पर्सन की लाइफ सिचुएशन अलग है, जिसकी वजह से हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग भी डिफरेंट है। देन हमने इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, देन नेशनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा। देन हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज और स्टेट्स को कैसे कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, इनकम क्राइटेरिया, हमने अदर क्राइटेरिया भी लेकर चले। और अब हम बात कर रहे हैं पब्लिक फैसिलिटीज की। हमने पब्लिक फैसिलिटीज का टॉपिक लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप जल्दी से अपनी एनसीईआरटी बुक का पेज ओपन कर लीजिए जहां पर पब्लिक फैसिलिटीज का टॉपिक मेंशन है। ठीक है, जल्दी से आप ओपन करो ताकि हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट कर सकें। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अलग अलग कंट्रीज को और अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर जब हम करते हैं तो हम इनकम क्राइटेरिया तो लेकर चलते हैं कि सिर्फ एक इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे हम अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है। हमने पहले इनकम क्राइटेरिया की बात करी, जिसमें हमने कहा कि हम एवरेज इनकम कैलकुलेट करेंगे। एवरेज इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हम अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर करेंगे। और पर कैपिटा इनकम हमने कैसे कैलकुलेट करी थी? पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने का जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, दैट इज टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। क्योंकि ये कैलकुलेट करने का हमारा मेन पर्पस क्या है कि पॉपुलेशन के हर पर्सन के द्वारा कितनी इनकम कमाई जा रही है, इस चीज को एसरटेन करने के लिए हम पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम हमें क्या बताती है कि पर हेड इनकम पर हेड ऑफ द पॉपुलेशन, एंटायर पॉपुलेशन में हर पर्सन के द्वारा कितनी इनकम कमाई जा रही है। देन हम क्या करने लगे, पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम के बेसिस पे अलग अलग कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर करने लगे। देन हमने देखा कि जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है वो कंट्री हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप्ड है या वो स्टेट डेवलप्ड है, और जो स्टेट या जो कंट्री की पर कैपिटा इनकम कम है वो कंट्री और स्टेट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, लेकिन बच्चों, जो हमने पर कैपिटा इनकम यानी कि इनकम का क्राइटेरिया लेकर चले, जिसके बेसिस पे हमने अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर किया, क्या ये क्राइटेरिया सही है? हमें क्या देखना होता है, हमें कुछ अदर क्राइटेरिया भी लेकर चलना होता है और कुछ पब्लिक फैसिलिटीज भी कंसीडर करनी होती है कि उस कंट्री के अंदर अगर पब्लिक फैसिलिटीज होंगी तो उस कंट्री के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो इंप्रूव होगा, जिसकी वजह से वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री में कंसीडर की जाएगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमने एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर इनकम का क्राइटेरिया लेकर ये कंक्लूजन नहीं निकालना कि ये कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, यहाँ के लोगों की इनकम ज्यादा है तो ये कंट्री डेवलप्ड है, ये नहीं। ठीक है, सिर्फ ये क्राइटेरिया या ये बेस लेकर नहीं चलना। अलग अलग कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें उस कंट्री के अंदर जो पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं लोगों को, यानी कि कुछ अदर क्राइटेरिया होते हैं जिनको हमें अलोंग विद इनकम क्राइटेरिया कंसीडर करना होता है किसी भी कंट्री को और स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो वो अलग अलग टाइप की पब्लिक फैसिलिटीज क्या क्या होती हैं हमने देखा था कि अगर किसी कंट्री के अंदर, देखो, पब्लिक फैसिलिटीज जो होती है ना, ये कंसीडर करना भी बहुत जरूरी होता है कंट्री और स्टेट को डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में डालने के लिए। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज में क्या आता है, जैसे कि वहां पर किसी भी कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो, अगर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होंगी तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगी तो वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री में आ जाएगी। ठीक है,
सेम वे से वहां पर एजुकेशन फैसिलिटीज हो, एजुकेशन फैसिलिटीज होंगी तो क्या होगा, लिटरेसी रेट ज्यादा होगा, उस कंट्री का लिटरेसी रेट, उस स्टेट का लिटरेसी रेट ज्यादा होगा। लिटरेसी रेट ज्यादा होने से वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री में कंसीडर होगी। साथ ही वहां पर ज्यादा इंडस्ट्रीज हों जिससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हों, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी तो क्या होगा, वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री कंसीडर होगी, क्योंकि वहां पर लोगों की पर कैपिटा इनकम ज्यादा कंसीडर की जाएगी। ठीक है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी, वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव्ड होगा। जिससे वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री मानी जाएगी। तो यानी कि आपने देखा कि ये अलग अलग टाइप की पब्लिक फैसिलिटीज जो होती है ना, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इनकम का क्राइटेरिया लेकर हम नहीं चल सकते, सिर्फ इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे किसी कंट्री को डेवलप्ड नहीं मान सकते। हमें ये भी देखना होता है कि उस कंट्री के अंदर पब्लिक फैसिलिटीज कैसी हैं, कि पब्लिक को जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि वो कंट्री एक्चुअल में डेवलप्ड है या नहीं। क्योंकि जो पब्लिक फैसिलिटीज किसी कंट्री के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं वो सारी फैसिलिटीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी कंट्री को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड बनाने के लिए। क्योंकि अगर किसी कंट्री में देखो हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होंगी तो वहां पर उस कंट्री का ऑब्वियसली हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा। मींस एक साल से कम ईयर की एज के जो बच्चे होते हैं उनकी जो डेथ रेट है वो कम होगा ना, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जब हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी तो एक साल से कम ईयर के जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ रेट कम हो जाएगा। ठीक है, डेथ रेट कम होगी तो वो कंट्री डेवलप्ड हो जाएगी। एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी होंगी तो वहां के लोगों की लिटरेसी रेट कम हो जाएगा, उस कंट्री का लिटरेसी रेट इंक्रीज हो जाएगा, इलिटरेसी रेट कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी होंगी तो। ठीक है, तो ये फैसिलिटी ने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ना उस कंट्री को डेवलप्ड बनाने के लिए। साथ ही वहां पर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो, जिससे वहां के लोगों की इनकम बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, और पर कैपिटा इनकम बढ़ने से तो वैसे भी वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है। तो यानी कि जो पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी कंट्री को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड बनाने के लिए, अलोंग विद इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम तो हम देखते ही हैं, साथ ही कुछ अदर क्राइटेरिया भी देखते हैं, यानी कि कुछ अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे भी हम अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। और वो अलग अलग क्राइटेरिया क्या हैं, ये पब्लिक फैसिलिटीज ही हैं वो क्राइटेरिया जिस बेसिस पे हम इनकम के अलावा अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब आपने टेबल 1.3 एंड 1.4 हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब इसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है, अब हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि टेबल 1.3 हमें क्या शो कर रहा है। टेबल 1.3 शो कर रहा है कि हमने 3 स्टेट्स को कंपेयर किया, इन तीनों की सबसे पहले इन तीनों को इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे कंपेयर किया, एंड देन हमने इन्हीं तीनों स्टेट्स को कुछ अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे कंपेयर किया, यानी कि कुछ अदर जो पब्लिक फैसिलिटीज इन अलग अलग स्टेट्स में प्रोवाइड की जा रही हैं उसके बेसिस पे हमने कंपेयर किया। ठीक है, इन सभी स्टेट्स को हमने देखा कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो हरियाणा मोर डेवलप्ड है। ठीक है, जो केरल है, केरल की जो पर कैपिटा इनकम है वो हरियाणा से कम है, यानी कि केरल लेस डेवलप्ड है। जब हमने इनकम क्राइटेरिया लिया तो हमने जब इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे तीनों स्टेट्स को कंपेयर किया तो हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं जो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। देन बिहार को हमने देखा, बिहार की पर कैपिटा इनकम सबसे कम है तो हमने इसके बेसिस पे ये ले लिया कि बिहार जो है वो अंडर डेवलप्ड है। और जनरली हम यही करते हैं, सिर्फ इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे हम सिर्फ एवरेज इनकम लेकर चलते हैं अलग अलग स्टेट्स की, अलग अलग कंट्रीज की। जिस कंट्री की एवरेज इनकम ज्यादा होती है, यानी कि पर कैपिटा इनकम जिस कंट्री की ज्यादा है, हम उसी को ही डेवलप्ड मान लेते हैं। यानी कि अदर क्राइटेरिया तो हम कंसीडर ही नहीं करते, कि कुछ अदर क्राइटेरिया भी होते हैं जैसे कि लिटरेसी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वो भी तो हमें देखनी चाहिए ना कि अलग अलग स्टेट्स की क्या है। ठीक है,
क्योंकि उन सभी रेट से हमें ये पता चलेगा कि उन अलग अलग स्टेट्स में पब्लिक फैसिलिटीज कैसी प्रोवाइड की जा रही हैं, और देन उन चीजों को भी हम कंसीडर करेंगे डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड बनाने के लिए किसी भी स्टेट को। ठीक है, तो हमने इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे यानी कि पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हमने तीनों स्टेट्स को कंपेयर कर लिया और हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया। अब हम देखते हैं कुछ अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे जब हमने इन स्टेट्स को कंपेयर किया, हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्राइटेरिया लिया, ठीक है, लिटरेसी रेट का क्राइटेरिया लिया, नेट अटेंडेंस रेशो का क्राइटेरिया हमने लिया। तो हम इन क्राइटेरिया के बेसिस पे उन्हीं 3 स्टेट्स को दोबारा हमने कंपेयर जब किया तो हमने ये देखा कि हरियाणा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होने का क्या मतलब है कि वहां पर जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो अच्छी नहीं है। सेम वे से हरियाणा में लिटरेसी रेट, देखो पहले हम एक क्राइटेरिया के बेसिस पे तीनों स्टेट्स को कंपेयर कर लेते हैं। हरियाणा की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, केरला की कम है और बिहार की सबसे ज्यादा है। तो यहां हमने क्या कंक्लूड किया कि केरल जो है वो मोर डेवलप्ड है, हरियाणा जो है वो लेस डेवलप्ड है और जो बिहार है वो अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, हमने जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्राइटेरिया लिया तो हरियाणा लेस डेवलप्ड माना गया, तो ज्यादा डेवलप्ड स्टेट कौन सा कंसीडर किया हमने? केरल को, क्योंकि केरल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम होने का मतलब है कि केरल में हेल्थ फैसिलिटीज सबसे ज्यादा अच्छी हैं। ठीक है, तो यानी कि हमने पब्लिक फैसिलिटीज जो स्टेट में प्रोवाइड की जा रही हैं उनको भी हमने कंसीडर किया ना, किसी भी स्टेट को या कंट्रीज को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने देखा कि इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे तो हरियाणा डेवलप्ड है। ठीक है, इनकम क्राइटेरिया लिया, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हरियाणा मोर डेवलप्ड है। लेकिन जब हमने अदर क्राइटेरिया लिया, इनकम के अलावा कुछ क्राइटेरिया लिया, तो हमने देखा कि केरल ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, साथ ही अब हम लिटरेसी रेट को देखते हैं कि हरियाणा में लिटरेसी रेट 82 है, केरल में 94% एंड बिहार में 62%, यानी कि यहां भी केरल ही डेवलप्ड माना गया है। तो आपने देखा ना कि किस तरीके से सिर्फ इनकम क्राइटेरिया ही सफिशिएंट नहीं होता अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए। इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे हरियाणा डेवलप्ड था, लेकिन अदर क्राइटेरिया को जब हमने कंसीडर किया तो केरल ज्यादा डेवलप्ड निकला। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ इनकम क्राइटेरिया के अलावा हमें उस स्टेट में, उस कंट्री के अंदर, अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं उनके बेसिस पे जो क्राइटेरिया लेकर चलते हैं, उन क्राइटेरिया के बेसिस पे भी हमें अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करना चाहिए। ठीक है, अलोंग विद इनकम क्राइटेरिया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया आपको? तो यानी कि अब आपको क्लियर हुआ ना कि किस तरीके से पब्लिक फैसिलिटीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरल में कम क्यों है? क्योंकि वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं। लिटरेसी रेट केरल की ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां पर एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं। ठीक है, तो यानी कि ये पब्लिक फैसिलिटीज भी तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना किसी कंट्री को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड बनाने के लिए। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज ने ही तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उस कंट्री की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करने में और लिटरेसी रेट बढ़ाने में। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट्स को हमने पब्लिक फैसिलिटीज जो स्टेट में प्रोवाइड की जा रही हैं उसके बेसिस पे भी कंसीडर करना है, उसके बेसिस पे भी कंपेयर करना है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि पब्लिक फैसिलिटीज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब इससे तो हमारा पुराना वाला टॉपिक रिवाइज हो गया। अब साथ ही उन टेबल्स के बेसिस पे हम इस ये जितने भी क्वेश्चंस गिवन है इनको 1 बाय 1 डिस्कस भी करते हैं। लुक एट द टेबल 1.3 एंड 1.4। इज हरियाणा अहेड ऑफ केरला इन लिटरेसी रेट एज इट इज इन द टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम? कि पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हमने देखा कि हरियाणा ज्यादा डेवलप्ड था, लेकिन जब हमने अदर क्राइटेरिया लिए, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसमें हरियाणा पीछे रह गया और केरल आगे था। केरल ज्यादा डेवलप्ड था क्योंकि केरल में लिटरेसी रेट भी ज्यादा थी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम थी। ठीक है, तो यानी कि क्या वो पूछ रहे कि क्या हरियाणा आगे है केरल से लिटरेसी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का जो हमने क्राइटेरिया लिया उन सभी क्राइटेरिया में? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे इसका आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि केरल ज्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू हरियाणा जब हमने उन सभी क्राइटेरिया के बेसिस पे उन स्टेट्स को कंपेयर किया तो। ठीक है,
क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, थिंक ऑफ अदर एग्जांपल वेयर कलेक्टिव प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज चीपर देन इंडिविजुअल प्रोविजन। हमने क्या लिया था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग टाइप की पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा वहां पर एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी दी जानी चाहिए किसी भी स्टेट को या कंट्री को डेवलप्ड बनाने के लिए। वहां पर गवर्नमेंट के द्वारा अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन हो और कम प्राइसेस पे अवेलेबल हो। दूसरा, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज हो, कम प्राइस पे हो। तीसरा, गवर्नमेंट के द्वारा वहां पर जो हम राशन की दुकानें होती हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा वो सिस्टम यूज किया जाना चाहिए ताकि वहां के हर पर्सन को अच्छी क्वालिटी का खाने का सामान मिल सके और वो भी कम प्राइस पे मिल सके। तो अगर ये सभी फैसिलिटीज किसी कंट्री के लोगों को अवेलेबल होंगी तो उस कंट्री में मतलब सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी तो वो कंट्री डेवलप्ड बन जाएगी। तो यानी कि वो क्या कह रहा है कि अदर एग्जांपल्स को भी हमने ध्यान में रखना है, मतलब कुछ अदर एग्जांपल्स के बारे में बताना है जहां पर कलेक्टिव प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज चीपर देन इंडिविजुअल प्रोविजन। गवर्नमेंट के द्वारा एक सीरीज ऑफ शॉप्स ओपन की जाती हैं जिससे कि गवर्नमेंट कम प्राइस पे लोगों को जो भी खाने का सामान होता है वो अवेलेबल करवाती है कम प्राइस पे। अब कुछ अदर एग्जांपल बताने हैं जहां पर इकट्ठा सामान प्रोड्यूस करने से, यानी कि इकट्ठी चीजें बनाने से कम प्राइस पे चीजें हमारी तैयार हो जाती हैं। हमने कुछ अदर एग्जांपल देने हैं, जैसे कि हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने से हमारी जो पर यूनिट की कॉस्ट होती है, पर यूनिट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो कम होती है, ठीक है। तो हमने इसी तरीके से कुछ एग्जांपल देने हैं जहां पर कलेक्टिव प्रोविजन ऑफ गुड्स ज्यादा चीपर होता है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल प्रोविजन। आप बच्चों, आपको याद है जिसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था इस चैप्टर के अंदर ही, जिसमें हमने सिक्योरिटी गार्ड वाला एग्जांपल लिया था। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हर फैमिली मींस हर हाउस का अलग से सिक्योरिटी गार्ड बना दिया जाए तो इससे क्या होगा, हर घर में सिक्योरिटी गार्ड की ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। या फिर हम ऐसा करें कि की पूरी सोसाइटी के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड बना दे जो कि हर घर की देखरेख करेगा, ठीक है, यानी कि हर घर में अपनी सिक्योरिटी रखेगा। तो इस तरीके से कलेक्टिव प्रोविजंस जो होते हैं ना वो ज्यादा चीपर होते हैं। जब हम कोई काम इकट्ठा मिलकर कराते हैं तो वो कम प्राइस पे हमारा काम हो जाता है। जैसे हमने सिक्योरिटी गार्ड अगर हर घर में रखा जाएगा तो ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी सबको, लेकिन अगर सभी मिल के पूरी सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे तो उससे उन्हें कम प्राइस पे रखा जाएगा वो, ठीक है। तो हमने यही एग्जाम्पल देना है, जैसे कि फैक्ट्रीज में, माइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, हम लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लार्ज स्केल पे जब हम करते हैं तो इससे कॉस्ट हमारी कम आती है, ठीक है। मास स्केल पे जब कोई काम किया जाता है, कोई भी काम आप लार्ज स्केल पे करोगे तो अगर आप इंडिविजुअल सारी चीजों को बनाओगे, अलग अलग चीजें बनाओगे तो कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सारा सामान इकट्ठा बनाओगे तो पर यूनिट की कॉस्ट कम आएगी एज कंपेयर टू इंडिविजुअली जब आप हर चीज को बनाओगे तो, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, डज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज डिपेंड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय गवर्नमेंट ऑन दीज फैसिलिटीज। क्या गुड हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज जो हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय गवर्नमेंट ऑन दीज फैसिलिटीज, कि गवर्नमेंट अगर इन सभी फैसिलिटीज पे मनी लगा दे कि एजुकेशन फैसिलिटीज और मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी लेकर आने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अगर सिर्फ अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर दिया जाता है, गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया, क्या उससे गुड हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज मिल पाएंगी? अच्छी हेल्थ, क्योंकि हमने डिस्कस किया था एक टॉपिक कि आपकी पॉकेट में मनी तो है कि किसी, जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी टेबल से हमें क्या पता चला कि किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज्यादा होने से ये नहीं है कि वहां पर हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी होंगी, क्योंकि जिस टाइप की हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी उस कंट्री में अवेलेबल होगी, हम अपनी मनी जो हमारे पास पॉकेट में मनी है हम उससे उसी क्वालिटी की ही तो अवेल कर पाएंगे ना, उसी क्वालिटी की फैसिलिटीज अवेल कर पाएंगे जिस क्वालिटी की फैसिलिटीज हमारी कंट्री में अवेलेबल है, ठीक है। इनकम ज्यादा होने से ये नहीं होता कि हमारी हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज भी हमें अच्छी मिलेंगी, ठीक है। तो वो यही पूछ रहा है कि क्या गवर्नमेंट के द्वारा मनी लगा देने से क्या अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज और अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज मिल जाएंगी? नहीं, सिर्फ इनकम स्पेंड करने से ऐसा नहीं होता।
किस पे डिपेंड करता है कि डॉक्टर्स कितने एजुकेटेड हैं, जो टीचर्स हैं वो कितने एजुकेटेड हैं। तो क्वालिटी तो तभी आएगी ना, फैसिलिटीज में क्वालिटी तो तभी आएगी जब एक्सपर्ट लोग हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ अमाउंट स्पेंड करने से हमें अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती। ये हमें उस टेबल से ही पता चल रहा है कि किसी कंट्री के लोगों की पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा है, लेकिन वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फिर भी ज्यादा है। इनकम ज्यादा है फिर भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। अब हम कहेंगे इनकम ज्यादा है तो हमें तो अच्छा ट्रीटमेंट मिला होगा, जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो कम होनी चाहिए। डेथ, जो छोटे बच्चों की जो डेथ हो रही है वो कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जिस टाइप की फैसिलिटी उस कंट्री में अवेलेबल होगी, हम अपनी इनकम से वही तो अवेल कर पाएंगे। तो सिर्फ मनी ही सफिशिएंट नहीं होती, मींस मनी स्पेंड करने से हमें अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती। अच्छी फैसिलिटी किस पर डिपेंड करती है कि जो लोग हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करें वो कितने एजुकेटेड हैं, वो कितने एक्सपर्ट हैं। तो वो यही पूछ रहा है कि क्या गवर्नमेंट के द्वारा अमाउंट स्पेंड करने से लोगों को अच्छी हेल्थ और अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज मिल जाएंगी? नो, इट डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड। सिर्फ जो हमने मनी स्पेंड कर दी, ये चीजें, ये अच्छी फैसिलिटीज उस मनी पे ही डिपेंड नहीं करती। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द कैपेबिलिटीज ऑफ डॉक्टर्स एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन इन केस ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, और एजुकेशन के केस में क्वालिटी ऑफ टीचर ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ मनी स्पेंड करने से हमें अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती। हमें अच्छी फैसिलिटी तब मिलेगी जब उस कंट्री के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एजुकेटेड हैं, वो एक्सपर्ट हैं, और साथ ही टीचर जो एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगी। तो ठीक है, समझ में आया? क्योंकि आप टेबल से ही देख रहे हो कि हरियाणा में पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा है, लेकिन वहां पर लिटरेसी रेट कम है। अब हम कहेंगे इनकम ज्यादा है तो लोग एजुकेटेड भी ज्यादा होने चाहिए, लेकिन लिटरेसी रेट फिर भी कम क्यों है? क्योंकि वहां के लोगों को अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं मिल रही। तो पब्लिक फैसिलिटीज किस टाइप की हैं किसी कंट्री में, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है। सिर्फ इनकम या पर कैपिटा इनकम ही कंसीडर नहीं की जाती। ठीक है, क्योंकि इनकम ज्यादा होने से हम अच्छी फैसिलिटीज ऑब्टेन नहीं कर सकते। उस कंट्री की जो सिचुएशन है, उस कंट्री में एक्सपर्ट लोग कितने हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां के लोगों को कैसी फैसिलिटीज मिल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इन तमिलनाडु 90% ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज यूज अ राशन शॉप। तमिलनाडु के अंदर 90% जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं, उनमें से 90% पीपल जो हैं वो राशन शॉप के द्वारा जो सामान दिया जाता है उसको यूज कर रहे हैं, जबकि वेस्ट बंगाल में ओनली 35% ऑफ रूरल पॉपुलेशन वो राशन शॉप के सामान को यूज कर रही है। वेयर वुड पीपल बी बेटर ऑफ एंड व्हाई? देखो, गवर्नमेंट के द्वारा राशन शॉप्स ओपन की जाती हैं, वो क्यों ओपन की जाती हैं? जो राशन के डिपो होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा क्यों चलाए जाते हैं? वो इसीलिए चलाए जाते हैं ताकि जो रूरल एरिया के लोग हैं उन्हें भी खाने के लिए अच्छी चीजें मिले और कम प्राइस पे मिले। तो अगर वो रूरल एरिया के लोग उस फैसिलिटी को अवेल ही नहीं करेंगे, मींस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है मटेरियल राशन शॉप्स के थ्रू, कम्युनिटीज प्रोवाइड करी है एसेंशियल कम्युनिटीज, लेकिन रूरल एरिया के लोग उसको लेंगे ही नहीं, उसको यूज ही नहीं करेंगे, तो कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इंप्रूव होगा? ठीक है, तो यानी कि कौन सी कंट्री, मतलब कौन सा स्टेट ऐसा है जो कि बेटर है? ऑब्वियसली तमिलनाडु, जहां पर ज्यादा रूरल पॉपुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा जो राशन शॉप्स के थ्रू सामान पहुंचाया जा रहा है उसको यूज कर रहे हैं वहां पर लोग। ठीक है, तो यानी कि तमिलनाडु जो है उसकी बेटर सिचुएशन है। देखो, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड रीजनेबल क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, शुगर एंड अदर आइटम्स फ्रॉम द पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्योंकि हमने क्या बात करी थी कि पब्लिक फैसिलिटीज किसी कंट्री में अच्छी होनी चाहिए, किसी स्टेट में पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, तो ही वो स्टेट की डेवलपमेंट होगी, तो ही वो स्टेट डेवलप्ड में कंसीडर होगा। अब अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज कब अवेलेबल होंगी? जब वहां के लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू सामान दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर किसी स्टेट के लोगों का हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है ना, तो वो स्टेट डेवलप्ड स्टेट में आएगा। और वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा कब होगा? जब उन्हें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू सामान दिया जाएगा। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस? अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड रीजनेबल क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, शुगर एंड अदर आइटम्स फ्रॉम द पीडीएस सिस्टम, मींस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वही होता है जो राशन की गवर्नमेंट के द्वारा शॉप्स ओपन की जाती हैं। ठीक है, सो इन केरल द पीपल विल बी बेटर ऑफ सिंस मोर पीपल देयर यूज द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय पीडीएस सिस्टम, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग यूटिलाइज कर रहे हैं उन फैसिलिटीज को जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड की जा रही हैं लोगों को। समझ में आया आपको? अब आपने क्या समझा, केरल में लोग ज्यादा अच्छी लाइफ क्यों जी पा रहे हैं? क्योंकि वहां के लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूज कर रहे हैं। वहां के लोगों का हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा होगा। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है जिसकी वजह से वो कंट्री, वो स्टेट जो है वो डेवलप्ड स्टेट माना जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? जिस स्टेट में हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं है वो अंडर डेवलप्ड है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा। ठीक है ना? तो केरल में क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है और वहां के लोग उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग, जिसकी वजह से लोगों का हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है और इसी वजह से वहां वो जो स्टेट है वो डेवलप्ड स्टेट है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो बेसिकली किसी भी स्टेट को डेवलप्ड स्टेट बनाने के लिए वहां पर अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, यानी कि वहां पर एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी हो, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो, वहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू लोगों को खाने पीने का जो बेसिक नीड्स की, बेसिक नेसेसिटी की जो कम्युनिटीज है वो दी जाए कम प्राइस पे। ठीक है, वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये सभी चीजें क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये सभी चीजें पब्लिक फैसिलिटीज को रिप्रेजेंट करती हैं और ये पब्लिक फैसिलिटीज जिस भी स्टेट में होती हैं वो स्टेट अदर क्राइटेरिया के बेसिस पे डेवलप्ड माने जाते हैं। ठीक है, और डेवलप्ड माने जाएंगे तो उस स्टेट की तो डेवलपमेंट है ही। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में वो स्टेट डेवलप्ड स्टेट माना जाएगा। ठीक है, अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं बच्चों। इस एक्टिविटी में क्या है? एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की रूरल पॉपुलेशन की एजुकेशनल अचीवमेंट के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। उत्तर प्रदेश जो एक स्टेट है वहां की जो रूरल पॉपुलेशन है उनकी एजुकेशनल अचीवमेंट उनको डिस्कस करते हैं। लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन, यहाँ पर मेल है और ये है फीमेल। रूरल पॉपुलेशन के अंदर जितने भी रूरल पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस रूरल पॉपुलेशन में से 76% मेल जो हैं वो लिटरेट हैं। लिटरेट मींस पढ़े लिखे हैं। 76% मेल पढ़े लिखे हैं और 54% फीमेल पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन में से। फिर सेकंड कैटेगरी में क्या है? लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 10 to 14 ईयर्स। 10 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रन हैं, रूरल एरिया के जो लोग हैं उनमें 10 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रन हैं उन सभी लोगों में से 90% मेल, 90% जो है बॉयज जो हैं वो एजुकेटेड है, लिटरेट है और 87% फीमेल लिटरेट है। ठीक है, देन थर्ड कैटेगरी में क्या है? परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल, कि 10 to 14 ईयर्स की एज के जो रूरल चिल्ड्रन है उनमें से कितने परसेंट मेल हैं? 85% बॉयज हैं जो कि स्कूल को अटेंड कर रहे हैं और 82% फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं जो कि स्कूल को अटेंड कर रही हैं। ठीक है, ये तीन अलग अलग कैटेगरीज दी हुई हैं। इन तीन कैटेगरीज के थ्रू हमने आगे जो फिलिंग, ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इन सभी ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, देखो क्या गिवन है? द लिटरेसी रेट फॉर ऑल एज ग्रुप्स, सभी एज ग्रुप की जो लिटरेसी रेट है इंक्लूडिंग यंग एंड ओल्ड, कितने लिटरेसी रेट है? यंग एंड ओल्ड को मिला के देखो लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन कितनी है? 76% फॉर मेल एंड 54% फॉर फीमेल। तो हम क्या कह सकते हैं? 130% हो गई। देखो यहां पर हमने सिर्फ अभी रूरल मेल की बतानी है। रूरल मेल की कितनी है लिटरेसी रेट? 76%। तो यहां पर आप लिख दोगे 76% फॉर रूरल मेल एंड कितने परसेंट फॉर रूरल फीमेल? 54%। मतलब आपने क्या करना है, जो टेबल आपको गिवन है उसके बेसिस पे ये सभी ब्लैंक्स जो इस पैराग्राफ्स में हैं इन सभी ब्लैंक्स को आपने 1 by 1 फिल करना है। रूरल फीमेल कितनी लिटरेट है? कितनी रूरल फीमेल लिटरेट है? 54%। However, it is not just that these many adults could not attend school, but that
देयर आर डैश, यहाँ पर जो ब्लैंक है वो क्या कह रहा है, डैश हु आर करंटली नॉट इन स्कूल, कितने लोग हैं जो कि स्कूल में अभी नहीं है। देखो मेल्स का बोल रहा है या फीमेल्स का? इट इज नॉट जस्ट दैट दीज मेनी अडल्ट्स कुड नॉट अटेंड स्कूल बट दैट देयर आर डैश हु आर करंटली नॉट इन स्कूल। स्कूल में कितने लोग हैं जो कि स्कूल को अटेंड नहीं कर रहे, 85% मेल एंड 82% फीमेल। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहां पर 85% मेल एंड 42% फीमेल जो कि स्कूल को अटेंड नहीं कर रहे, स्कूल में नहीं है वो। ठीक है, देन हम बात करते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट ब्लैंक यहां पर दिया हुआ है डैश % ऑफ रूरल गर्ल्स एंड डैश % ऑफ रूरल बॉयज आर नॉट अटेंडिंग स्कूल। वही है कि 85% ऑफ रूरल गर्ल्स एंड 42% ऑफ फीमेल, 42% of rural girls and 85% of rural boys are not attending school. Therefore, literacy among the children in the age group 10 to 14 years is as high as dash for rural female and dash for rural males. Rural female और rural males की कितनी है 10 to 14 years? Rural female है 87% and rural male कितने हैं 90%। 87% एंड रूरल मेल जो 10 to 14 ईयर की एज के जो बॉयज हैं वो कितने लिटरेट हैं, 90% मेल जो है, 90% जो बॉयज हैं वो लिटरेट है। ठीक है, मतलब 10 to 14 ईयर की एज के जो रूरल चिल्ड्रन है उसमें से 90% बॉयज लिटरेट है और 87% फीमेल लिटरेट है। ठीक है, बॉयज का कितना परसेंट लिटरेट है, 90%। ठीक है, क्लियर। दिस हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी अमंग डैश एज ग्रुप, कितना एज ग्रुप, दिस हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी अमंग 10 to 14 ईयर्स एज ग्रुप। 10 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप के अंदर, एज ग्रुप के जितने भी चिल्ड्रन है रूरल चिल्ड्रन, उनके बीच में ये जो हाई इलिटरेसी है, हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी है कि ओनली 90% मेल लिटरेट है और 87% फीमेल लिटरेट है, even after more than 7 decades of our independence is most disturbing। हमारी जो इंडिपेंडेंस के जो आफ्टर मोर देन 7 decades of our independence, इंडिपेंडेंस के बाद 7 decades हो गए हैं, उसके बाद भी हमारी जो कंट्री के अंदर लिटरेसी रेट है वो डिस्टर्बिंग है। ठीक है, मींस बैलेंस्ड नहीं है, मेल और फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो अभी भी डिफर करता है। इन मैनी अदर स्टेट्स ऑल्सो we are now where near realization of constitutional goal of free and compulsory education for all children up to the age of 14। मतलब अब क्या कर देना चाहिए कि ये कंपल्सरी कर देना चाहिए कि 14 इयर्स की एज तक तो हर चाइल्ड को एजुकेशन दी जाए, which was expected to be achieved by 1960, जो कि एक्सपेक्ट किया था कि 1960 तक अचीव हो जाए, लेकिन अब तक अचीव नहीं हो पाई है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इससे आपको क्या पता चला कि जो रूरल मेल है और रूरल फीमेल है उनके बीच में जो लिटरेसी है उसका कितना डिफरेंस है। मतलब मेल और फीमेल की जो लिटरेसी रेट है अभी भी उनमें डिफरेंस है, दोनों का लिटरेसी रेट बैलेंस्ड नहीं है। चाहे हम अडल्ट्स में देखें, अडल्ट्स की भी हमने परसेंटेज डिस्कस करी और साथ ही हमने 10 to 14 ईयर्स के जो रूरल चिल्ड्रन हैं उनके बीच में भी हमने देखा कि मेल और फीमेल के बीच में लिटरेसी का कितना डिफरेंस है। ठीक है, मेल और फीमेल की लिटरेसी का बहुत ज्यादा गैप है। ठीक है, तो वो गैप फिल करने के लिए कंपल्सरी कर देना चाहिए कि 14 ईयर्स की एज तक तो हर चिल्ड्रन को एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एक एक्टिविटी 3। इस एक्टिविटी 3 के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है, इसके अंदर आपने बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करना है। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करना है बच्चों? आपने क्या करना होता है, बॉडी मास इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिससे आपको क्या पता चलता है कि आपका जो फैट है वो कितना है, मतलब हाइट और वेट के अकॉर्डिंग आपके अंदर जो फैट है वो प्रॉपर है या नहीं।
ठीक है, आप अंडर नरिश्ड तो नहीं हो या ओवर नरिश्ड तो नहीं हो, ठीक है, मतलब ओवरवेट, अंडरवेट या नॉर्मल वेट या फिर ओबेसिटी, इन सभी चीजों के बारे में हमें पता चलता है बॉडी मास इंडेक्स से, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, इससे आपको पता चलता है कि आप ओवरवेट हो, अंडरवेट हो या नॉर्मल वेट हो या ओबेसिटी है आपके अंदर, ठीक है। देखो, one way to find out if we are properly nourished is to calculate what nutritional scientists call body mass index। ये देखने के लिए कि हम properly nourished हैं या नहीं, हम क्या कैलकुलेट करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। दिस इज इजी टू कैलकुलेट, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है। आपने क्या करना है, लेट ईच स्टूडेंट इन द क्लास फाइंड आउट हिज और हर वेट एंड हाइट। सबसे पहले आपने अपनी हाइट और वेट कैलकुलेट करना है, हाइट एंड वेट। आपने अपना हाइट और वेट कैलकुलेट कर लिया। हाइट और वेट कैलकुलेट करने के बाद टेक द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन किलोग्राम, वेट को आपने किलोग्राम में लेकर चलना है, और हाइट जो आप सेंटीमीटर में मेजर करोगे, जो ये हाइट मेजर करने का एक स्केल होता है, ठीक है, आप दीवार के साथ खड़े होगे, देन आप उस स्केल, वो जो जिसको हम इंच टेप बोलते हैं, उसकी हेल्प से आपने क्या करना है, अपनी हाइट मेजर करनी है। हाइट जो आएगी आपकी सेंटीमीटर में आएगी, उससे आपने मीटर में कन्वर्ट कर लेनी है अपनी हाइट, ठीक है। आपकी हाइट आ जाएगी, वेट को आपने केजी में लेना, किलोग्राम में, एंड देन टेक द हाइट बाय ड्रॉइंग अप ए स्केल ऑन द वॉल। वॉल पे एक स्केल बना लोगे, देन वॉल के साथ आप खड़े हो जाओगे, देन इससे आपकी हाइट सेंटीमीटर में आपको पता चल जाएगी, हाइट रिकॉर्ड हो जाएगी सेंटीमीटर में, उसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। डिवाइड द वेट इन केजी, जो वेट होगा उसको आपने स्क्वायर ऑफ द हाइट से डिवाइड करना है, ठीक है। वेट को आपने किससे डिवाइड करना है, वेट इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट, ठीक है। इस तरीके से हाइट स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइट डिवाइडेड बाय वेट, ये क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला। बॉडी मास इंडेक्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वेट को डिवाइड करोगे जो कि केजी में है हाइट के स्क्वायर से, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, नंबर दैट यू गेट इज कॉल्ड एज बीएमआई, मींस बॉडी मास इंडेक्स। जो नंबर आपके पास आएगा वो बॉडी मास इंडेक्स है। देन लुक एट द बीएमआई फॉर एज टेबल्स गिवन ऑन द पेजेस 90 to 91। अब बॉडी मास इंडेक्स से आपको क्या पता चलता है कि आप अंडर नरिश्ड हो या ओवर नरिश्ड हो, मींस आप ओवर वेट हो, अंडर वेट हो या फिर नॉर्मल वेट है आपका, ठीक है, या फिर आपके अंदर ओबेसिटी है। इस तरीके से आपको बॉडी मास इंडेक्स से पता चलता है कि आपका हाइट और वेट के अकॉर्डिंग जो आपके अंदर फैट है वो सही है या नहीं है, ठीक है। अगर आपका लेस देन, देखो मैं आपको आगे बता देती हूं, अगर लेस देन 18.5% है, मींस लेस देन 18.5 आएगा आपका, अगर बॉडी मास इंडेक्स जो आप कैलकुलेट करोगे वो बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका 18.5 से कम आएगा तो यानी कि आप अंडर वेट हो, ठीक है। और अगर 18 to 24 के बीच में आएगा तो आपका नॉर्मल वेट है, और अगर 24 से ज्यादा आएगा या फिर आप कह सकते हो 25 to 30 के बीच में आएगा, 25 to 30 के बीच में है तो आप ओवरवेट हो, और अगर मोर देन 30 है, अगर जो आपका बॉडी मास इंडेक्स आपने कैलकुलेट किया हाइट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेट करके, उस फॉर्मूले से जो आपने बॉडी मास इंडेक्स निकाला वो आपका अगर मोर देन 30 है तो आपके अंदर ओबेसिटी है, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स आपने कैलकुलेट करना है। इस तरीके से बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करके आपको ये पता चलेगा कि आपकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग आपके अंदर जो फैट है वो सही है या नहीं, मींस आप अपनी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग ओवर नरिश्ड तो नहीं हो कहीं, या फिर अंडर नरिश्ड तो नहीं हो, मींस ओवर वेट या अंडर वेट या नॉर्मल वेट, मतलब आपका हाइट और वेट के अकॉर्डिंग कितना आपके अंदर फैट है वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर आपका नॉर्मल वेट आता है तो यानी कि आप सही हो, आपका जो आपके अंदर जो फैट है वो सही है आपकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग। अगर आपका 18.5 से कम आता है बॉडी मास इंडेक्स तो आप अंडर वेट होगे, 18 to 24 के बीच में आता है तो आप नॉर्मल वेट में हो,
25 to 30 के बीच में आता है तो आप यानी कि ओवरवेट हो, ठीक है। और अगर मोर देन 30 आता है आपका BMI तो यानी कि आप ओबेसिटी का शिकार हो, ठीक है। समझ में आया? इस तरीके से हर स्टूडेंट ने ये एक्टिविटी करनी है, इससे आपको अपना बॉडी मास इंडेक्स समझ में आएगा, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स आप हर स्टूडेंट ने कैलकुलेट करना है, ठीक है। इससे आपने अपना ये देखना है कि आप अंडरवेट तो नहीं हो या फिर आप ओबेसिटी तो नहीं है आपके अंदर ओवरवेट तो नहीं है, ठीक है। हाइट और वेट के अकॉर्डिंग आपका कितना जो फैट है वो होना चाहिए वो हमें पता चलता है बॉडी मास इंडेक्स से, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सारा लेक्चर समझ आया होगा, सारी एक्टिविटीज जो हमने डिस्कस करी वो आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो रिमेनिंग एक टॉपिक है इस चैप्टर का सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।